पीडीए की जगह पीडीएम यानी कि भीतर समान वही, बस पैकेजिंग का अंतर है। लेकिन बहुत ही मशहूर कहावत है कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का जो पीडीए हिट रहा, जरूरी ये नहीं है कि आगे भी वो परिणाम देते रहे, लेकिन सियासी पार्टियों ने इसे चुनावी जीत का मंत्र मान लिया है। तभी तो बीजेपी के भीतर से पीडीए की जगह डीपीए की बात निकली। तो अब मायावती उपचुनाव में पीडीए का जवाब पीडीएम से देने की तैयारी में है, जबकि यही पीडीएम जब पल्लवी पटेल ने अपनाया तो फ्लॉप साबित हुआ। हालांकि यूपी में बीएसपी की हार सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि पार्टी कमजोर हुई है, बल्कि इसकी एक वजह यह भी रही कि गठबंधन, खासकर अखिलेश यादव बीएसपी के वोटर्स को यह समझाने में कामयाब रहे कि मायावती को वोट देना अपना वोट खराब करना है। और मायावती यूपी में बीजेपी की टीम बी बन चुकी हैं। ऐसे में अमूमन उपचुनाव से दूर रहने वाली बीएसपी नई तैयारियां और बदलाव के साथ उपचुनाव के दंगल में यूपी से हरियाणा तक अपनी सियासी साख को बचाने मैदान में। पीडीएम से होगा पीडीए का सामना, मकसद सत्ता का समीकरण साधना, जीरो पर आउट माया का जाल, यूपी में बदल पाएगी हाथी की चाल। पिछड़ा दलित मुस्लिम से प्यार, क्या फिर से बनवाएंगे यूपी में सरकार। चुनाव में नहीं चला सर्वजन का नारा, इसीलिए मायावती ने किया किनारा। 45 दिनों में बहन जी यानी मायावती की राजनीति 360 डिग्री घूम चुकी है। चुनाव में यूपी में जीरो पर बीएसपी आउट हुई तो मायावती की भड़ास मुस्लिम वोटर्स पर निकली और फरमान सुना दिया, आगे मुस्लिम कैंडिडेट को सोच समझकर टिकट देंगे, क्योंकि वोट तो देते नहीं। लोकसभा चुनाव साल 2024 में जिस तरह का बड़ा उलटफेर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने प्रदेश में जोरदार वापसी की, उसको लेकर मायावती अचंभित थीं, क्योंकि उनको यूपी में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हो पाई। इसी वजह से मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी। लेकिन मायावती इस बात को बखूबी समझती हैं कि सिर्फ पिछड़े और दलित उनको यूपी की सत्ता नहीं दिला सकते, और यही वजह है कि मायावती ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और अब पीडीएम यानी कि पिछड़ा, दलित और मुसलमान की बात हो रही है। मायावती जानती हैं कि अगर उन्होंने पिछड़े और दलित वोटर्स को मना लिया तब भी काम नहीं बनेगा। मुस्लिम वोटर्स की जरूरत उनको पड़ेगी, इसलिए जब यूपी में जिला और विधानसभा कमेटियों का गठन कर रही हैं, तो उसमें पीडीएम को समान रूप से भागीदारी दे रही हैं। पिछड़ा, दलित और मुसलमान अगर ये एक साथ आ जाएं, तो उत्तर प्रदेश में मायावती को सत्ता में वापसी से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन सवाल इसी बात का है कि आखिरकार ये एक साथ कैसे आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला बना रखा है, जिसका फायदा भी लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भी मायावती को ही हुआ है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं किस तरह से दलित और पिछड़ा के जनाधार से शुरू हुई बीएसपी पिछड़ती गई, चुनाव दर चुनाव नारे बदले, लेकिन मायावती के हाथी की चाल मध्यम पड़ती गई। 2009 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीएसपी के वोट इंटैक्ट थे, 27.42% वोट मिले, जीती 20 सीटें। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी का असर बीएसपी पर पड़ा, वोट 19.60% हो गए और सीट मिली 0। लेकिन 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, वोट लगभग वही रहे, लेकिन सीटें मिली 10। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन मायावती को साधने की कोशिश करता रहा, लेकिन मायावती अकेले चुनावों में गई और वोट 10% से ज्यादा घट गया। सिर्फ 9.39% वोट मिले और खाता नहीं खुला। अब विधानसभा चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन को देखते हैं। 2017 में यूपी की सत्ता में बीजेपी काबिज हुई, उस चुनाव में बीएसपी को 22.23% वोट मिले। पार्टी सिर्फ 19 सीटें जीत पाई, लेकिन बीएसपी का सबसे खराब हाल 2022 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जब पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली और वोट मिले केवल 12.88%। वैसे मायावती 4 बार यूपी के सीएम रही, लेकिन उनके सोशल इंजीनियरिंग का जादू सिर्फ 2007 में चला, जब उन्होंने दलित ब्राह्मण के गठजोड़ के सहारे सत्ता हासिल की और अपने बल पर 5 साल तक सीएम रही। लेकिन इसके बाद मायावती सियासी तौर पर पिछड़ती चली गई। 2027 में बीएसपी यूपी के चुनाव में किस फॉर्मूले को लेकर जाएगी, ये तय हो चुका है। लेकिन राजनीति की जानकारी से मायावती का संक्रमण काल कह रहे और पीडीएम की राह आसान होगी, इस पर भी शंका जता रहे। मायावती की चिंता ये नहीं कि वो सत्ता से बाहर हैं, वोटर उनको नकार रहे, बल्कि वो भतीजे आकाश आनंद को राजनीति में स्थापित करना चाहती, जिनको उन्होंने फिर से अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और ये तब होगा जब मायावती के मूल वोटर यानी पिछड़े और दलित के साथ मुस्लिम भी साथ थे।
बीएसपी का राजनीतिक आधार पिछड़े और दलित वोटर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में दोनों ने बीएसपी से किनारा किया। वहीं यूपी, जहां कभी अपने बूते बीएसपी ने सत्ता हासिल की थी, अब उसका सिर्फ एक विधायक है। और लोकसभा चुनाव में देखिए, खाता तक नहीं खुल पाया इस बार। लेकिन अब नए हथियार यानी पीडीएम के साथ ही क्या ये बात बनेगी? विश्लेषकों का मानना है कि मायावती के लिए अब भी राह आसान नहीं होगी। लेकिन क्यों? आखिर इसके पीछे क्या कारण है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले राहुल और अखिलेश की जोड़ी बनेगी, सबसे बड़ा रोड़ा ये तय है। इसके अलावा क्या जाएगा? पीडीए ने 2024 चुनाव में कमाल किया। पीडीएम की परीक्षा हालांकि अभी होना बाकी है। अब अगर राजनीतिक परिस्थितियों की बात की जाए तो मायावती की राह रोक सकती हैं जिस प्रकार की परिस्थितियां बीएसपी की नजर आती हैं। साथ ही उनका जो वोट बैंक है, यानी कि दलित और पिछड़े वोटरों ने भी साथ छोड़ दिया है, तो ऐसे में एकजुटता फिर से इनको अपने पास लाना, अपने पाले में जोड़ना कैसे संभव होगा? 2024 के चुनाव में यूपी में सबसे अहम खबर रही कि बीएसपी का कोर वोट बैंक यानी दलितों का बीएसपी से मोह भंग हो चुका है। गठबंधन की कामयाबी की यह सबसे बड़ी वजह रही। नॉन जाटव का 56%, जबकि जाटवों का 25% वोट इंडिया अलायंस के खाते में गया। वहीं बीएसपी का वोट बैंक फिसलकर जाटवों में 2014 के मुकाबले 68% जो था वो गिरकर 2024 में 44 पर आ गया। नॉन जाटव की बात की जाए 29% से घटकर 15% पर आ गया। इतना बड़ी गिरावट, इतना बड़ा अंतर आया। जबकि 2019 में एसपी बीएसपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और इसलिए 2014 की तुलना इस गिरावट को साफ साफ दर्शा देती है। हालांकि आप जानते हैं कि कभी अकेले दम पर देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाल चुकी मायावती के लिए एक बार फिर 2027 में सरकार बनाने या पार्टी के रिवाइवल की उम्मीद करने की महत्वाकांक्षा लाजमी है। लेकिन मायावती की इस महत्वाकांक्षा में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, वो अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस महत्वाकांक्षा को क्या रोक सकता है, बाधाएं क्या है? मायावती अपने अलावा किसी नेता को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये उनके साथ सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट दिखता है। गठबंधन के साथी ज्यादा दिनों तक साथ नहीं टिकते, उनके ऊपर ये भी आरोप लगते हैं किसी गठबंधन में रही नहीं। मायावती की छवि गठबंधन तोड़ने वाले नेता की ऐसे में बन गई। बीएसपी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही दरअसल ये रहा हमेशा से कि पार्टी में मायावती के बाद कोई दूसरा चेहरा कभी स्टैब्लिश नहीं हो पाया। यह आरोप हमेशा लगे कि मायावती ने ऐसा जानबूझकर नहीं होने दिया और इसी का नुकसान पार्टी को झेलना पड़ा है। दूसरी बात, मायावती किसी गठबंधन में कभी टिकी नहीं। उनके शिफ्टिंग यूपीए से लेकर के एनडीए तक हमेशा होती रही है, देश देख चुका है। और नतीजा गठबंधन तोड़ने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान स्थापित तो हो गई है। यह एक बड़ा नुकसान का कारण उनके लिए बन जाता है जब आप राष्ट्रव्यापी बात करते हैं या फिर यूपी को देखते हुए। अब उपचुनाव को देखते हुए सबसे अहम फैक्टर की बात हम करते हैं। सबसे अहम फैक्टर है वो जिन पर मायावती ने भरोसा जताया है, यानी कि आकाश आनंद। अपरिपक्व कहकर अधिकार छीने थे, चुनाव परिणाम सामने आए, उसके बाद फिर से पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी से मायावती ने उनको नवाज दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आकाश आनंद की वापसी से फायदा होगा बीएसपी को? आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आकाश आनंद कितना बड़ा चेहरा बन पाएंगे इस पर निर्भर करता है। मायावती ने भतीजे को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, घोषित हो चुका है एक तरीके से। आकाश आनंद की अगर बात की जाए तो खुद को साबित करना होगा। सबसे पहली परीक्षा उनकी यूपी में उपचुनाव को लेकर होगी और उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा में भी उनकी परीक्षा होना बाकी है। हालांकि आकाश आनंद तेज तर्रार, काफी वोकल माने जाते हैं, युवा उनके भाषणों से आकर्षित भी होते हैं, लेकिन वक्त कम है, जिम्मेदारी बड़ी। अब ऐसे में इस पहली बड़ी चुनौती से कितना निपट पाएंगे आकाश, ये अभी देखना होगा। लेकिन मायावती के नए सियासी समीकरण यानी पीडीएम को साधने की पहली परीक्षा हरियाणा में होगी, जहां आईएनएलडी के साथ फिर बीएसपी का गठबंधन हुआ है। देखिए कैसे काम करेगा ये। मायावती के पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समीकरण की पहली परीक्षा हरियाणा में होगी, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन किया। दोनों मिलकर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो अभय चौटाला की अगुवाई वाला लोकदल 53 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मायावती ने इसकी घोषणा की और लिखा, बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी मिलकर हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां की जन विरोधी पार्टियों को हराकर अपने नए गठबंधन की सरकार बनाने के संकल्प के साथ लड़ेंगे, जिसकी घोषणा मेरे पूरे आशीर्वाद के साथ की गई। चंडीगढ़ में बीएसपी और आईएनएलडी की संयुक्त रूप से गठबंधन की घोषणा की और हुंकार भरी कि न सिर्फ साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे बल्कि हरियाणा में सरकार भी बनाएंगे। अभय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया और उन्हें बीजेपी के एजेंट करार दिया। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने सबको मौका देकर देख लिया, अब हमारे गठबंधन को चुनेंगे। हरियाणा में तीसरी बार आईएनएलडी के साथ बीएसपी का गठबंधन हुआ है।
इसको लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। मायावती का उत्तराधिकारी बनने के बाद जिस तरह से आकाश आनंद ने हरियाणा में गठबंधन किया है, वो बीएसपी के आने वाले दिनों में राजनीति का संकेत देता है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि ये बीएसपी की 2027 में होने वाली यूपी विधानसभा चुनाव के पहले की तैयारी। यूपी में भी बीएसपी गठबंधन का सहारा ले सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीएसपी ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो फिर से अपने खोए हुए जनाधार को पाना चाहती है, ताकि वो यूपी में 1.5 दशक के बाद फिर से सत्ता में वापसी कर सके और आकाश आनंद, जिनको मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, उन्हें नेता के रूप में स्थापित कर सके। लेकिन उसकी ये राह बहुत आसान नहीं दिखती, क्योंकि जिस तरह का ताना बाना राहुल गांधी और अखिलेश की जोड़ी ने बुना है, वो बीएसपी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा साबित होगा। 2019 में बीएसपी का बड़ा गठबंधन एसपी के साथ हुआ था। उसके बाद से पार्टी ने कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया।